हाय स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। और जैसा कि हम यहाँ पर यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन की, और ये यूनिट 10 हम लोग पढ़ रहे हैं। जो आज का टॉपिक है हम लोगों का वो है आईसीएफ मॉडल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आईसीएफ मॉडल होता क्या है। तो पहले देखिए, आईसीएफ जो मॉडल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके, अगर एग्ज़ाम के उससे देखा जाए तो। और आईसीएफ जो मॉडल है ये कहाँ से आया? WHO ने वर्ष 2001 में 22 मई में जो पहले एक इन्होंने एक मॉडल बनाया था, संस्था बनाई थी, इसको हम किम ICIDH के नाम से जानते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जब हम लोगों ने इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप के बारे में जाना था, डिसेबिलिटी के बारे में जाना था, तब हम पढ़ चुके हैं। वही संस्था है, इसको दोबारा इसको रिवाइज किया गया, इसमें रिफॉर्म किया गया है, वही संस्था है। और अब इसको आईसीएफ का नाम दिया गया है। तो WHO ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वर्ष 2001 में 22 मई में ICIDH यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप का नया संस्करण प्रस्तुत किया, जो ये इसको हम आईसीएफ मॉडल के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि इसके एम क्या थे, इसके आखिरी उद्देश्य क्या थे आईसीएफ के पीछे। तो पहला जो इसका देखिए एम है, इन्होंने क्या एम रखा, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे कि स्वास्थ्य को, जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को समझने के लिए, यानी कि हेल्थ को समझने के लिए और अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, यानी कि एक प्रॉपर एक वैज्ञानिक साइंटिफिक आधार उसको देना। और किसके अध्ययन को? स्वास्थ्य के अध्ययन को, स्वास्थ्य को समझने के लिए। और स्वास्थ्य से संबंधित जो स्तर हैं, जो परिणाम है, उसके जो रिजल्ट हैं और जो निर्धारक तत्व हैं, कौन सी चीज़ को निर्धारित करती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, ये इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा पॉइंट है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित वर्णन करने के लिए एक आम भाषा का प्रयोग करना, एक ऐसी भाषा स्थापित करना जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल जो है, और जो उसमें स्वास्थ्य देखभाल में जो कार्यकर्ता जिसमें लगे हैं, जो शोधकर्ता उन पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो नीति निर्माता काम कर रहे हैं, और जो जनता है, पब्लिक है, और जो अक्षम लोग हैं, यानी कि जो डिसेबल लोग हैं, उनको सूचनाओं का लाभ, ऐसा उनकी भाषा ऐसी प्रस्तुत करना कि वो सूचनाओं का लाभ उठा सके, ये इनका एम था। अब जो थर्ड एम है उसको देखते हैं, तीसरा कौन सा है? स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के लिए, ठीक है, यानी कि जो हेल्थ है उसकी इंफॉर्मेशन एक ऐसे सिस्टम बनाया जाए, ऐसी प्रणाली के लिए एक व्यवस्थित कोडिंग योजना प्रदान करना, एक व्यवस्थित कोडिंग योजना प्रदान करना। और 4 जो है इनका उद्देश्य था कि जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके बीच में जो डेटा है उसकी तुलना करना, ठीक है। और अगर उसमें क्या क्या हम अगर तुलना करके देखना कि क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें हमको इन्हांस करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना। तो 4 जो उद्देश्य है मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं जो इसका एप्लीकेशन ऑफ आईसीएफ, जो ये मॉडल था आईसीएफ का, इसका एप्लीकेशन जो है, यानी कि इसके अनुप्रयोगों के बारे में हम जानते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या है। अब पहला जो ये है, इसका अनुप्रयोग जो है वो है एज ए इसको एक सांख्यिकीय उपकरण के रूप में देखते हैं, यानी कि अगर इसको कहें तो स्टैटिस्टिकल टूल्स के रूप में देखा जाता है, यानी कि एक सांख्यिकीय उपकरण के रूप में देखा जाता है। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया, देखिए, जो इसके डाटा हैं, यानी कि जो डेटा है इसमें ये मेजर किया जाता है कि ये जो कलेक्शन एंड द रिकॉर्डिंग जो भी है एज ए स्टैटिकल टूल इन द कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा एंड इन, जैसे कि पॉपुलेशन जो है, या स्टडीज़ जो सर्वे किया जा रहा है, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके बारे में जो सांख्यिकीय उपकरण के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, किसको? आईसीएफ मॉडल को यूज़ किया जाता है।
और दूसरा जो है इसका ये है एज ए रिसर्च टूल, एक शोध के टूल के रूप में इसको रिसर्च टूल के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें मेज़र किया जाता है, मेज़र आउटकम, जो भी परिणाम निकलते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की है, जो गुणवत्ता है लाइफ की, और जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं हेल्थ को, वो जो चीज़ें हैं वो हम रिसर्च टूल में देखते हैं। ठीक है। तीसरा है एज ए क्लिनिकल टूल, यानी कि जो भी इसको हम जो भी इसको वो कर सकते हैं, इनकी जो भी असेसमेंट कर सकते हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो डिसेबल लोग हैं उनका असेसमेंट कैसे करें, इनमें जैसे कि इन नीड असेसमेंट एंड मैचिंग द ट्रीटमेंट विद द स्पेसिफिक कंडीशन, जो कि उनकी कंडीशन है एक, और वोकेशनल असेसमेंट, उनका वोकेशनल असेसमेंट कर सकते हैं ऑन रिहेबिलिटेशन एंड आउटकम, जो भी आउटकम है एंड इवेल्युएशन जो भी है उसको कर सकते हैं, किसमें, क्लिनिकल टूल में। यानी कि एक तरीके से जो उनका जो कि निवारण कर सकते हैं क्लिनिक टूल में, क्लिनिकल टूल में उनका निवारण कर सकते हैं, जो भी उनकी नीड है और जो भी उनके हर क्षेत्र में, चाहे वो वोकेशनल उनका असेसमेंट करेंगे और उनका जो जैसे उनका ट्रीटमेंट जो होना है, ट्रीटमेंट उस क्षेत्र में भी उनका करेंगे, तो एक तरीके से उनका क्लिनिकल टूल के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तीसरा है चौथा है आपका एज ए सोशल पॉलिसी टूल। इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखिए इन सोशल सिक्योरिटी प्लानिंग जो होती हैं या कंपनसेशन जो उनको दिया जाए, जो छूट दी जाती हैं, एंड द सिस्टम एंड द पॉलिसी डिज़ाइन, ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन की जाती हैं, एंड ऑन इम्प्लीमेंटेशन, और जो उसका जो पॉलिसी बनाई जाती है उनकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, वो जो प्लान किए जाते हैं वो किस तरीके से उनका और उन पॉलिसियों को कैसे लागू करना है, इसके बारे में इसमें देखा जाता है एज ए सोशल पॉलिसी टूल के रूप में। अब पांचवा है इसका कि एज ए एजुकेशनल टूल, एजुकेशनल टूल के रूप में इसमें क्या देखा जाता है, इसमें ये है कि जैसे कि किस तरीके का करिकुलम डिज़ाइन किया जाए ऐसे बच्चों के लिए जो कि डिसेबल हैं, उन बच्चों के लिए कैसे करिकुलम बनाया जाए, या उनको उनको कैसे जो उनकी अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, एंड जब सोसाइटी में वो आते हैं, जब इंटरेक्शन होता है, इन्वायरमेंट में आते हैं, तो किस तरीके से उनको उसके लिए तैयार किया जाए ताकि वो, और ये कहाँ हो सकता है, ये ज़्यादा एजुकेशनल टूल के रूप में जब उसका प्रयोग होता है, उनको ऐसे करिकुलम पढ़ाया जाए कि कैसे वो जब सोसाइटी में जाए, इन्वायरमेंट में जाए, तो हर प्रॉब्लम को फेस कर पाए। तो ये इसके 5 जो मैंने आपको बताए हैं ये टूल है। पहला है एक स्टैटिकल टूल के रूप में, दूसरा है रिसर्च टूल के रूप में, और तीसरा है इसका अनुप्रयोग होता है कि इसका आईसीएफ मॉडल का एप्लीकेशन होता है, एंड 4 है एज ए सोशल पॉलिसी के टूल के रूप में, और 5वां है एज ए एजुकेशनल टूल के रूप में। ये इसका है। अब हम आते हैं इसके कंपोनेंट कौन से हैं आईसीएफ मॉडल के, उसको देख लेते हैं। पार्ट क्या है, तो इसमें देखिए, इसमें ICF हैज़ 2 पार्ट ईच विद 2 कंपोनेंट, यानी कि ICF जो है उसके 2 पार्ट है। पहले पार्ट में देखेंगे फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, जो फंक्शनिंग है, जो क्रिया है उसको, कि वो फंक्शन कर पा रहा है व्यक्ति कि नहीं कर पा रहा है, फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी इसका पहला पार्ट है। बॉडी फंक्शन को देखेंगे कि उसकी बॉडी जो है उसके सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर पा रहे हैं, फंक्शन कर पा रहे हैं, और उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ठीक है या किस तरीके से उसका वर्क हो रहा है। और बी पार्ट में देखेंगे एक्टिविटीज़ वो कैसे कर पा रहा है, वो उसमें गतिशीलता है, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, जो एक्टिविटीज़ हैं, पार्टिसिपेशन है, भागीदारी, वो सब चीज़ में कर पा रहा है कि नहीं, ये पहले पार्ट में है। दूसरा पार्ट है कि कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स है, इसमें देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि इन्वायरमेंटल जो सोसाइटी में जब हो जाता है, जो इन्वायरमेंट है वो उसके फेवर में है
कि उसके फेवर में नहीं है। यानी कि कभी कभी जब सोसाइटी है या उसके पेरेंट्स हैं या उसका समुदाय, जो भी कम्युनिटी उसके आसपास की है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन है इन सब चीज़ों की, डिसेबिलिटीज़ के बारे में, और कैसे कोई प्रॉब्लम, अगर कोई इम्पेयरमेंट बच्चे में आ गई तो उसको कैसे हैंडल करना है, सब इन्फॉर्मेशन अगर उसको उसके माता पिता या उसके आसपास के लोगों के पास है, तो वो इन्वायरमेंट जो है उसके लिए पॉजिटिव होगा, और अन्यथा वो उसके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि उससे उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, और वो उसके अंदर उसके और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उसके पास आ रही हैं। ठीक है। और फिर डी पार्ट है कि पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर ये होता है कि वो जो है इंडिविजुअल, अगर उसके वो खुद भी कितनी उसके अंदर क्षमता है उसको करने के लिए, या वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, या उसकी कितनी क्षमता है, कैपेसिटी है उसको फेस करने के लिए, इन सब चीज़ों को। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके दो पार्ट थे, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है ICF के अनुसार? पहले पार्ट की डिफिनेशन देखते हैं। इसमें देखेंगे बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो बॉडी फंक्शन है स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। पहला है बॉडी फंक्शन आर द साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम, जो कि बॉडी सिस्टम में जो भी साइकोलॉजिकल फंक्शन है, मनोवैज्ञानिक फंक्शन, उसको देखेगा वो सिस्टम कैसा उसका वर्क कर रहा है। दूसरा है बॉडी स्ट्रक्चर उसका कैसा है, यानी कि एनाटॉमिकल जो भी है, एनाटॉमिकल जो उसका पार्ट है, यानी कि जो शारीरिक पार्ट उसके ऑर्गन्स हैं, वो लिम्ब्स हैं, वो कैसे उसके कंपोनेंट शरीर के किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उन सबको देखता है। और कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। तीसरा है इम्पेयरमेंट, जो भी कि दोष उसके अंदर है, इम्पेयरमेंट है, आर द प्रॉब्लम इन द बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर द एज ए सिग्निफिकेंट डाइवेशन ऑफ लॉस, जो भी उसके अंदर लॉस हैं और प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरीके से मतलब उन सबको देखा जाता है। अब बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में था एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन, यानी कि वो उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, क्या वो एक्टिविटी सारी जो अपने उसकी दिनचर्या की हैं, या उसके जो लाइफ एरियाज में है वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, हर एरिया में जो लाइफ के एरियाज में पार्टिसिपेशन कर पा रहा है, भागीदारी ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। कि एक्टिविटी इज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए टास्क ऑफ एक्शन बाय द इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन इन्वॉल्वमेंट इन द लाइफ सिचुएशन, जो भी लाइफ सिचुएशन में जो भी टास्क उसको मिले, जो भी एक्शन वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दूसरा है एक्टिविटी लिमिटेशन आर द डिफ़िकल्टीज, जो भी उसकी जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उसमें कोई लिमिटेशन आ रही है, डिफ़िकल्टीज आ रही है, या उसको देखा जाएगा। तीसरा है कि पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, जो भी पार्टिसिपेशन कर रहा है तो उसमें बाधाएं आ रही हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तो वो उससे जो लाइफ सिचुएशन में जो उसको दिक्कतें आती हैं, रिस्ट्रिक्शन आती हैं, उनको देखा जाता है पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में क्या है, इसमें देखिए जब मैंने बताया था आपको कि द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में देखते हैं और पर्सनल फैक्टर देखते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो बैरियर भी हो सकता है और फैसिलिटेटर भी हो सकता है, यानी कि उसके लिए उपयोगी भी हो सकता है और बाधाएं भी उपस्थित कर सकता है। वो किस तरीके से, अगर उनको इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ की जानकारी है, तो फैसिलिटेटर का काम करेगा, और अन्यथा वो बैरियर का काम करेगा। और पर्सनल फैक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम जो अगला पॉइंट है हम लोगों का है वो क्वालिफायर के बारे में जानते हो। क्वालिफायर क्या होते हैं? क्वालिफायर जो है वो एक रिकॉर्डर होते हैं। रिकॉर्डर यानी कि जो इम्पेयरमेंट जो बच्चे में, ये व्यक्ति में इम्पेयरमेंट है और जो भी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर रहा है, उसमें लिमिटेशन वो आ रही हैं, लिमिटेशन आ रही है या रिस्ट्रिक्शन आ रही है पार्टिसिपेशन करने में, तो इन सब चीज़ों को जो मेज़र करता है, जो कि वो है क्वालिफायर, एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है। और ये इसको हम 5 पॉइंट स्केल कहते हैं। 5 पॉइंट स्केल है ये क्वालिफायर, और ये जो लाइफ एरिया के 9 डोमेन है, ज्ञान क्षेत्र हैं, उनको ये मेज़र करता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं वो 9 डोमेन कौन से हैं। देखिए 9 डोमेन कौन से हैं। पहला है
कि लर्निंग एंड अप्लाइंग द नॉलेज, कि वो बच्चा जो है जो ICF डील करता है उस बच्चे को कैसे वो जो डिसेबल बच्चा है लर्निंग कैसी कर रहा है, या उसको जो नॉलेज है उसको हर क्षेत्र में अप्लाई कैसे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। दूसरा है कि जर्नल टास्क, जो कि नॉर्मल टास्क हैं, जो कि सभी नॉर्मल सभी करते हैं, जनरल टास्क एंड डिमांड्स उनको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। कम्युनिकेशन उसकी कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी, इसको देखा जाता है। जो चौथा पॉइंट है कि मोबिलिटी, यानी कि वो मूव करने में या हर चीज़ में उसका जो मूवमेंट गतिशीलता है वो किस प्रकार की है। और सेल्फ केयर, पांचवा जो है सेल्फ केयर, वो अपनी केयर कैसे करता है, कर पा रहा है अपनी केयर कि नहीं कर पा रहा, इतना कैपेबल है कि अपना वो कर पा रहा है सेल्फ केयर कि नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये डोमेन्स के क्वालिफायर से मेजर किए जाते हैं। छठा है डोमेस्टिक लाइफ, उसकी जो उसकी डोमेस्टिक लाइफ है किस प्रकार से वो हैंडल करता है या नहीं कर पा रहा है, या उसकी किस प्रकार से डोमेस्टिक लाइफ चल रही है। 7 है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, जो भी उसकी रिलेशनशिप है, चाहे उसके घर में हो, चाहे अनदर हो, उससे रिलेटिव हो, या उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, इंटरेक्शन कैसा है। और 8वां पॉइंट है मेजर लाइफ एरिया, जो कि उसके लाइफ एरिया, मेजर लाइफ एरिया जो हैं उसमें उसको किस प्रकार से वो वर्क कर रहा है, कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कौन कौन सी दिक्कतें या कौन सी प्रॉब्लम्स उसके सामने आ रही हैं। 9 है कि कम्युनिटी सोशल एंड सिविक लाइफ, और जो भी सिविक लाइफ, जो भी उसकी समुदाय है, जो भी इसको सोशल सामाजिक व्यवहार में और सिविक लाइफ में उसको दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को जो मेज़र करने का काम है क्वालिफायर करता है। और ये 5 पॉइंट स्केल इसको कहते हैं। और जो ये क्वालिफायर है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम कुछ ये टेबल्स हैं इनको देख लेते हैं। इसमें देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो ICF जो मॉडल है, ICF मॉडल जो है वो उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। तो इसमें हेल्थ कंडीशन देखी गई है कि स्वास्थ्य की स्थिति, यानी कि जो हेल्थ है उसकी कंडीशन कैसी है। अब इसके 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला, इसके जो फर्स्ट है उसके 3 पार्ट कर दिए गए हैं, यानी कि शारीरिक कार्य और संरचना, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें उस बच्चे का जो भी कोई इंडिविजुअल है, जो भी बच्चा है इम्पेयरमेंट है उसमें, तो उसका बॉडी फंक्शन देखेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस प्रकार का है, वो किसी फंक्शन को कितनी अच्छी तरह कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दूसरा उसका देखेंगे क्रियाशीलता, यानी कि एक्टिविटी, वो एक्टिविटी कर पा रहा है, गतिशीलता इसमें है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो फिर पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी, जब वो डिसेबिलिटी से बाहर डिसेबिलिटी में है, वो डिसेबल हो गया, यानी कि वो इम्पेयरमेंट पहले उसमें आया, फिर वो डिसेबल है, यानी कि एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, वो अक्षम हो गया है, असमर्थ हो गया है। उसके बाद वो पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी, किसी भी सोसाइटी में किसी भी चीज़ में वो भागीदारी नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस को वो महसूस कर रहा है, फील कर रहा है। अब ये इसका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया था वो है कॉन्टेक्सचुअल, यानी फैक्टर्स हैं, संदर्भगत कारक। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 2 कारक थे। पहला था पर्यावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, सोसाइटी से वो किस तरीके सोसाइटी उसके फेवर में है कि उसके फेवर में नहीं है, या उसको नेगेटिव उस पर एक इन्वायरमेंट जो है एक फैसिलिटेटेड का काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कि बैरियर उसके लिए और ज़्यादा बना रही है। तो इस चीज़ को देखना है इन्वायरमेंटल फैक्टर में। और पर्सनल उसका फैक्टर क्या है, वो खुद कितना कैपेबल उसको कोई काम कर पा रहा है, करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है, इस चीज़ को देखा जाएगा। उसका जो व्यक्तिगत पर्सनल जो उसके अपने उसके फैक्टर्स जो है उसको देखा जाएगा।
तो अगर हम इसको एक अगर एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं तो किस तरीके से होगा। जैसे शारीरिक कार्य और संरचना के बारे में बताया है। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि किसी बच्चे के अंदर उसको इम्पेयरमेंट है, दोष आ गया उसके अंदर, वो सुन नहीं पा रहा है, ठीक है, हियरिंग की प्रॉब्लम है, या उसको देखने की, ब्लाइंड है, वो देखने की प्रॉब्लम हो रही है, वो उसके अंदर दोष आ गया। अब वो बच्चा डिसेबल हो गया, क्रियाशीलता उसमें नहीं रही, वो उसको दिक्कत आ रही है, रीडिंग करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वो ब्लाइंड है, देखने में उसको दिक्कत आ रही है। अगर हियरिंग की प्रॉब्लम है तो वो सुन नहीं पा रहा है, ये दिक्कतें आ गई। उसके बाद भागीदारी क्या होगी? भागीदारी में ये होगा कि वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, उसका नहीं रहेगा। अगर उसको वो सुनने में भी इसको दिक्कत है तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग अगर वो कोई चाहता है तो वो भी इसको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ये सब जो है वो रिस्ट्रिक्शन आ गई, उसके क्षेत्र में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब इन्वायरमेंट में आता है वो, अगर इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स है, अगर वहाँ के लोगों को, उसके पेरेंट्स को, जो आसपास के लोग हैं, उनको इन्फॉर्मेशन है कि इस बच्चे से कैसे डील करना, अगर ये ब्लाइंड है बच्चा या हेयरिंग में इसको दिक्कत है तो किस तरीके से ये, अगर ब्लाइंड है तो किस तरह ब्रेल लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, उससे इसको पढ़ाया जा सकता है। या अगर वो उसको दिक्कत है सुनने में तो उसको आगे आगे क्लासेस में आगे बिठाया जाए, या उसको जो सुनने वाली जो मशीनें होती हैं जो उसको हेल्प कर सकती हैं, उस तरीके से चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट फैक्टर में आती हैं कि वो जो सोसाइटी है उसके, अगर वो इन्फॉर्मेशन है सोसाइटी को या इन्वायरमेंट को तो उसके फेवर में कार्य करेगी, एक फैसिलिटेटर का काम करेगी, अन्यथा वो एक बैरियर के रूप में रहेगी क्योंकि उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है, उसके इन्फॉर्मेशन की कोई नॉलेज नहीं है। और दूसरा है कि व्यक्तिगत कारक क्या है। व्यक्तिगत कारक का ये है जो पर्सनल जो फैक्टर्स हैं उसके, कि वो बच्चा कि उस बच्चे के अंदर कितना कैपेबल है, कितनी कार्य करने की क्षमता, वो मतलब उस चीज़ को, अगर ब्लाइंड है तब तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि उसको तो फिर और चीज़ों से उसको वो किया जाएगा, उसकी अगर वो चाहे भी तो ब्रेल लिपि से पढ़ सकता है, लेकिन अगर ना चाहे तो उसको कोई पढ़ा भी नहीं सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं व्यक्तिगत जो कारक हैं उसके अपने फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आई थिंक बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगला जो हम देखते हैं, जो मैंने आपको जो क्वालिफायर बताए थे, क्वालिफायर जो देखिए इसमें डोमेन दिए हुए हैं, लर्निंग या अप्लाइंग नॉलेज पहला है, दूसरा है जर्नल टास्क एंड डिमांड्स, कम्युनिकेशन, मोबिलिटी एंड सेल्फ केयर एंड डोमेस्टिक लाइफ, interpersonal interaction and the relationship, major life areas and community, social and civic life। तो अब इसमें देखिए क्वालिफायर क्या काम कर रहा है, इसमें परफॉर्मेंस उसकी मेज़र करेगा, कैपेसिटी उसकी मेज़र करेगा और ये जो मेज़रमेंट होगा उसका, ये नेगेटिव भी हो सकता है, वो उस जो इंडिविजुअल है उसके हिसाब से होगा। ये आपका मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब ये ICF मॉडल, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, इसके 2 पार्ट हैं। इसमें एक तो पहले बताया गया स्वास्थ्य की स्थिति में शारीरिक कार्य संरचना, क्रियाशीलता, भागीदारी, और दूसरा है कि कॉन्टेक्सुअल जो है उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं और व्यक्तिगत फैक्टर हैं। और क्वालिफायर के बारे में हम लोगों ने बात की है, इसके एम्स के बारे में बात की, एम क्या है इसके, और एम के बाद हमने जिसके डोमेन है ये 9 है, और जो स्केल यूज़ होता है क्वालिफायर का वो 5 पॉइंट स्केल है। तो बच्चों अब ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।